नमस्कार सभी साथियों। आप सबका हमारे YouTube चैनल पर आपका सबसे सभी साथियों का स्वागत है। कंफर्म करेंगे, आवाज़ आ रही है? नमस्कार सभी। आवाज़ प्रॉपर आ रही है। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, परीक्षा 247 पर। आज के इस वीडियो में हम आज करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं करंट अफेयर का सेशन। और इसमें इसके कुछ स्टैटिक जो क्वेश्चन होंगे, स्टैटिक से रिलेटेड, उसको भी हम देख लेंगे। आवाज़ प्रॉपर आ रही है ना? अगर कहीं पे दिक्कत आए आवाज़ में या किसी भी तरीके की वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही हो तो बता दीजिएगा। हेलो, उम्मीद करता हूँ आप सुन पा रहे होंगे सही से आवाज़। तो चलो अभी शुरू करते हैं हम। करंट अफेयर है, 15 तारीख का करंट अफेयर हम देखने वाले हैं। ये रहा आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे। आपके सामने आपके स्क्रीन पर पहला सवाल है, 22वां अखिल भारतीय टीडीएस सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? जयपुर, भोपाल, देहरादून या अहमदाबाद? आपके ऑप्शन हैं। सवाल एक बार दोबारा देख लीजिए। 22वां अखिल भारतीय टीडीएस सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन में ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर होगा भोपाल। पहले तो हमें देखते हैं कि टीडीएस ये क्या चीज़ है। टीडीएस किस चीज़ से रिलेटेड है? ये इनकम टैक्स से रिलेटेड है। इसका फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है। ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या चीज़ होती है? जैसे कि आपको सैलरी मिली तो आपका जो एम्प्लॉयर होता है, जब आप टैक्स के स्लैब के अंदर चले जाते हैं कि आपकी इनकम इतनी हो जाती है कि आपका टैक्स देने योग्य बन जाते हैं, तो आपका एम्प्लॉयर पहले से ही आपका टैक्स काट लेगा और टैक्स काट के इनकम टैक्स को भेज देगा। तो इनकम टैक्स को पता चल जाता है कि इस किसी स्पेसिफिक इस स्पेसिफिक पर्सन को सैलरी मिली है और किस एम्प्लॉयर से मिली है, इस एम्प्लॉयर से मिली, कितनी मिली है, वो भी पता चल जाती है। ऐसे ही दूसरा इसका एक टर्म होता है टीसीएस। टीसीएस को बोलते हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है। ये दोनों के दोनों है। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इंक्लूड है। ठीक है। इनका प्रावधान आईटी एक्ट 1961 में दिया गया है। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि ये जो सम्मेलन था, इसको संचालित किसने किया था? इसको संचालित किया था आयकर विभाग, आयकर विभाग और सीबीडीटी ने। सीबीडीटी
ये सीबीडीटी कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। तो इस सम्मेलन में किस किस चीज पर चर्चा हुई है? इस सम्मेलन में चर्चा हुई है ईटीडीएस के ऊपर। चर्चा किस किस चीज के ऊपर हुई है? ईटीडीएस के ऊपर हुई है। ईटीडीएस, फेसलेस टैक्स कॉम्प्लायंस के ऊपर, फेसलेस टैक्स कॉम्प्लायंस के ऊपर, और डेटा ड्राइवन टैक्स मॉनिटरिंग, डेटा ड्राइवन टैक्स मॉनिटरिंग के ऊपर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका सही आंसर हो गया कौन सा? भोपाल। भोपाल के बारे में देखें तो ये राजधानी है किसकी? मध्य प्रदेश की। अगर भोपाल का देखा जाए तो भोपाल जो है क्लीनेस्ट सिटी है, कैपिटल सिटी भारत की। स्वच्छता रैंकिंग में भारत की क्लीनेस्ट मतलब सबसे स्वच्छ, सबसे स्वच्छ, सबसे स्वच्छ राजधानी शहर, सबसे स्वच्छ राजधानी शहर, राजधानी शहर है। अब हम बात करते हैं, अब स्वच्छता की बात चली है तो स्वच्छता के जो सर्वेक्षण था, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25, उसके अनुसार देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था? स्वच्छता सर्वेक्षण, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था इसमें? सबसे स्वच्छ शहर, तो सबसे स्वच्छ शहर था आपका इंदौर। इंदौर, और ये इंदौर लगातार 8वीं बार है, ये 8वीं बार है लगातार। इंदौर लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन आया है? तो दूसरे नंबर पे आया सेकंड कौन है? सेकंड आया आपका सूरत। थर्ड कौन है आपका? थर्ड आया आपका नवी मुंबई। कौन? नवी मुंबई। ठीक है, जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 था उसके अनुसार सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, ये लगातार 8वीं बार आया है। सबसे स्वच्छ शहरों में पहले स्थान पर लगातार 8वीं बार आया है। दूसरे स्थान पर रहा है सूरत, तीसरे स्थान पर रहा है नवी मुंबई। हम देखते हैं भारत की सबसे स्वच्छ राजधानी, क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी कौन है? भोपाल है। दोनों के दोनों कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? बबीता फोगाट, सैफाली वर्मा, मानुषी छिल्लर या दीपा मलिक? तो आप बताएंगे, इसका सही आंसर बताएंगे क्या होगा? तब तक हम देखते हैं। जो हरियाणा राज्य, हरियाणा राज्य, हरियाणा से क्या है ना, सबसे ज्यादा ओलंपिक के जो खिलाड़ी हैं, सबसे ज्यादा किसी अगर राज्य से निकले हैं तो वो कौन सा राज्य है? हरियाणा है। और हरियाणा का गठन अगर देखें तो हरियाणा का गठन कब हुआ है? हरियाणा का गठन होता है कब? 1 नवंबर 1966 को। किसका? हरियाणा का। ठीक है, हरियाणा का गठन होता है। सबसे ज्यादा भारत में सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी किसी राज्य ने दिए हैं तो वो हरियाणा ने दिए हैं। अभी हम बात करते हैं इसके एम्बेसडर की। तो एम्बेसडर का सही आंसर हो जाएगा इसका सैफाली वर्मा। सैफाली वर्मा कौन है? ये भारत के क्रिकेटर है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सबसे युवा, ये जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की, महिला क्रिकेट टीम की, क्रिकेट टीम की सबसे युवा, की सबसे युवा
T20 कप्तान, कितने साल की थी? 20 वर्ष की थी। ठीक है। ये अंडर 19 वर्ल्ड कप है, उसकी विजेता कप्तान भी रही है। अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप, इसकी विजेता कप्तान रही है। विजेता कप्तान कब रही? 2023 के अंडर 19 वर्ल्ड कप है, उसके कैप्टन भी रही है। इसके अलावा हम देखें, अभी अभी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 ये भी फिनिश हुआ है। तो इसका हम अगर देखें, थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं कि ओडीआई फॉर्मेट में था। ओडीआई फॉर्मेट में कौन सा एडिशन था इसका? 13th एडिशन था, 13वां वुमेन्स वर्ल्ड कप था ये। इसकी मेजबानी किसने करी थी? मेजबानी किसने करी थी? इस बार मेजबानी करी थी इसकी भारत और श्रीलंका ने। भारत और श्रीलंका ने। ये कितने स्थानों पर ये मैच खेले गए थे? 5 स्थानों पर खेले गए थे। ठीक है, 5 स्टेडियम्स में। ठीक है, 5 स्टेडियम्स में मैच खेले गए, जिनमें से 4 इंडिया के अंदर थे और एक था श्रीलंका के अंदर। ठीक है। भारत में कौन कौन सी जगह हुए थे? बेंगलोर, गुवाहाटी, इंदौर और विशाखापट्टनम। श्रीलंका में कहाँ पे हुआ था? श्रीलंका में हुआ था कोलंबो के अंदर। ठीक है। भारत में 4 कौन कौन से जगह हुए थे? बेंगलोर में हुआ, गुवाहाटी, इंदौर और विशाखापट्टनम। ठीक है, ये टोटल 5 स्टेडियम थे जिनमें इस टूर्नामेंट को करवाया गया था। इसमें देखा जाए तो टोटल 8 टीमों ने भाग लिया था। टीमें कितनी थी इसमें? इस जो वर्ल्ड कप थे इसमें टोटल टीम कितनी थी? 8 टीम थी। 8 टीम कौन कौन सी थी? 8 टीमों की अगर बात करें तो पहली चीज इंडिया। ठीक है। दूसरा श्रीलंका। दूसरा श्रीलंका। तीसरा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और कौन सा बच गया? ना, पाकिस्तान। इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच कहाँ पे हुआ? फाइनल मैच फाइनल मैच खेला गया नवी मुंबई के अंदर। फाइनल मैच खेला गया इसका नवी मुंबई डीवाई पाटिल स्टेडियम के अंदर। डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई के अंदर। ठीक है। इसका फाइनल मैच खेला जाता है डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई के अंदर। इस मैच में जो प्लेयर ऑफ द मैच है वो कौन रही है? प्लेयर ऑफ द मैच रही है शेफाली वर्मा। प्लेयर ऑफ मैच। प्लेयर ऑफ मैच कौन रहा? शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा। ठीक है। इन्होंने क्या की, 87 रन तो बनाए, प्लस 2 विकेट भी लिए। इसके साथ ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा है? ये भी ध्यान रखना है। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कौन रहा है? प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट बना है दीप्ति शर्मा। कौन? दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा ने क्या किया, फाइनल मैच के अंदर इनका टोटल 5 विकेट का योगदान रहा है भारतीय टीम के लिए। साउथ अफ्रीका की तरफ से देखें तो साउथ अफ्रीका की तरफ से उनकी कप्तान लोरा वोलवाइट ने फाइनल मैच में खेला है 101 रन का शानदार पारी के लिए और उनकी टीम के लिए एक शानदार योगदान दिया है। इसमें थोड़ी सी इनाम राशि के ऊपर बात करें तो इनाम राशि इस बार आईसीसी ने ये इनाम राशि जो थी उसको बढ़ा दी थी और बढ़ा के कर दी थी 13.88 मिलियन डॉलर। ठीक है, जो कि पिछली बार की तुलना में लगभग 297% अधिक थी। कितनी? 297% अधिक था। इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट क्या था? फॉर्मेट ये था कि हर टीम ने लगभग 7 मैच खेले हैं। हर टीम ने 7 मैच खेले हैं। ग्रुप चरण में 7 मैच खेले और टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंची हैं। टॉप 4
सेमीफाइनल में पहुंची है और फिर फाइनल मैच में जो विनर रहा वो टीम बनी है चैंपियन, और वो टीम थी इंडिया। और भारत के लिए सबसे गौरव की बात ये थी कि भारत ने पहली बार ये ट्रॉफी जीती है। ऐतिहासिक मोड़ ये था कि इन्होंने मतलब इंडिया ने पहले कभी ओडीआई फॉर्मेट में वर्ल्ड कप नहीं जीता था, वुमेन्स वर्ल्ड कप। ठीक है, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए थे। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे कि सालू मर्दा थिमक्का किस क्षेत्र से संबंधित थी। सालू मर्दा थिमक्का किस क्षेत्र से संबंधित थी। हम इसकी बात करें, ये सामाजिक सुधारक थी, सामाजिक सुधारक थी या सामाजिक सुधार क्षेत्र से संबंधित थी, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित थी, चिकित्सा सेवा से संबंधित थी या शिक्षा से संबंधित थी। तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो ये थालू मर्दा जो है ये कर्नाटक की रहने वाली है, कर्नाटक से बिलोंग करती है। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करती है? कर्नाटक से बिलोंग करती है। इसका आंसर होगा ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित थी। इनको जो है इनको ग्रीन मदर ऑफ इंडिया, इनको ग्रीन मदर ऑफ इंडिया के नाम से, इसके अलावा इनको वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है। इनको वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अकेले लगभग लगभग 8,000 से ज़्यादा के वृक्ष से ज़्यादा के वृक्ष रोपण और उनका संरक्षण अकेले इन्होंने किया है। ठीक है, इन्होंने 8,000 से ज़्यादा का वृक्षरोपण और उनका संरक्षण किया है। तो इस तरह की इनकी उपलब्धि के लिए इनको पहले भी 2019 के अंदर पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 2019 में इनको पद्म श्री सम्मान इनको दिया जा चुका है। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं कि वन दिवस विश्व वन दिवस विश्व वन दिवस ये कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। ये याद कर लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। विश्व हॉकी कप 2026 की संयुक्त मेजबानी किन देशों द्वारा होगी? भारत जापान, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है बेल्जियम नीदरलैंड, ऑप्शन सी है स्पेन अर्जेंटीना, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया जर्मनी। तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा बेल्जियम नीदरलैंड। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बेल्जियम नीदरलैंड। इसकी संयुक्त मेजबानी, और ये चूंकि ये पहली बार हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है। कैसे फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है कि मेल प्लस फीमेल यानी कि वुमेन्स का पहली बार पुरुष और महिला हॉकी वर्ल्ड कप है, संयुक्त रूप से हो रहा है, संयुक्त रूप से पहली बार हो रहा है। ठीक है, और ये बेल्जियम और नीदरलैंड है, ये हॉकी के एक बड़े केंद्र माने जाते हैं। ये दोनों के दोनों यूरोपियन देश है, ये हॉकी के एक बड़े केंद्र माने जाते हैं। अभी जो हॉकी विश्व कप जो 2026 होगा, हॉकी विश्व कप 2026 है, इसको कौन करवाएगा, कौन रेगुलेट करेगा? तो इसको रेगुलेट करने का काम करेगा एफआईएच। ये करवाएगा एफआईएच। इसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। हॉकी फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय है लोजोन के अंदर। इसका मुख्यालय है, ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है स्विट्जरलैंड के अंदर।
स्विट्ज़रलैंड के अंदर पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ये जो विश्व कप हॉकी का होने वाला है, ये है 2026 का। कहाँ पे? ये होगा 2026 का। 2023 का किसने करवाया था? 2023 ये कहाँ पे हुआ था? 2023 का भारत में हुआ था। भारत में भी कहाँ पे हुआ? ये भुवनेश्वर, भुवनेश्वर और राउरकेला के अंदर। भुवनेश्वर और राउरकेला के अंदर। भुवनेश्वर और राउरकेला के अंदर। चलो अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने न्योमा एयरबेस का उद्घाटन कहाँ पे किया है? न्योमा एयरबेस, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया है? अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड या सिक्किम? इसका सही आंसर दीजिएगा। न्योमा जो एयरबेस है ना, ये दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले और रणनीतिक एयरबेसों में से एक है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 13,700 फीट है। इतना ऊंचा है। और दूसरी बात, ये एलएसी के निकट है। एलएसी मतलब एलएसी का क्या है? एलएसी इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर लाइन है, ठीक है, उसके निकट है। तो ये कहाँ पे स्थित होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख। ये लद्दाख में है। तो लद्दाख था, लद्दाख के बारे में देखें थोड़ा सा। तो लद्दाख 2019 में जम्मू एंड कश्मीर से अलग होकर के एक यूटी बनाया गया था, ठीक है। इससे अलग होकर के एक यूटी बना था 2019 के अंदर। और लद्दाख के अंदर ही सियाचिन ग्लेशियर और गलवान घाटी जो लद्दाख के अंदर, ये दोनों के दोनों। यहाँ पे बात करते हैं एयर चीफ मार्शल एम एपी सिंह। एपी सिंह क्या एयर चीफ मार्शल है। इन्होंने इस न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया? लद्दाख में किया है। लद्दाख के इस न्योमा एयरबेस की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी? 13,700 फीट है। अब हम देखते हैं कि एपी सिंह है। इससे पहले देख लेते हैं कि एयर फोर्स जो हमारी है, आईएएफ, इंडियन एयर फोर्स, इसकी स्थापना कब होती है? इंडियन एयर फोर्स की स्थापना होती है 8 अक्टूबर 1932 को। इंडियन एयर फोर्स की स्थापना कब होती है? 8 अक्टूबर 1932 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली के अंदर। न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के अंदर। अब आपको ये चीज़ तो पता ही है कि भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। जल थल वायु तीनों सेनाओं का जो प्रधान सर्वोच्च कमांडर होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। अब आते हैं इसके प्रमुख के एयर चीफ मार्शल। अभी एयर चीफ मार्शल कौन है? आपने ऊपर देखा है कौन है एयर चीफ मार्शल है? एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल है अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह, एपी सिंह। कौन है? एपी सिंह, ठीक है। हमारी जो इंडियन एयर फोर्स है, इसका स्लोगन क्या है? स्लोगन क्या है? इंडियन एयर फोर्स का स्लोगन क्या है? तो स्लोगन है टच द स्काई विद ग्लोरी। टच द स्काई विद ग्लोरी, ठीक है। टच द स्काई विद द टच द स्काई विद ग्लोरी, ये भारतीय वायुसेना का स्लोगन है। अगर हम बात करें कि इसके टोटल कितनी कमांड है, तो इसके 7 कमांड है। इनके पास लगभग कितने विमानों विमानों की संख्या कितनी है? लगभग 1700 1800 के आसपास इनके पास विमानों की संख्या है। इनकी किस किस यूनिट में किस किस स्क्वाड्रन, कितने स्क्वाड्रन से, फाइटर स्क्वाड्रन हो गया, ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन हो गया, ट्रेनिंग यूनिट हो गई इनकी, हेलीकॉप्टर यूनिट्स हो गई, ठीक है। लड़ाकू विमानों में कौन कौन से हैं? तो सुखोई हो गया, राफेल हो गया, मिग 29, मिराज 2000,
भारत का स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, परिवहन विमान हो गए, परिवहन विमानों में देखें तो सुपर हरक्यूलस हेलीकॉप्टर हैं, ठीक है। हम देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट कि पहली भारतीय महिला पायलट कौन थी। पहली पहली भारतीय महिला पायलट, पहली भारतीय महिला पायलट थी हंसा देवी, 1958। पहली महिला फाइटर पायलट कौन थी? पहली महिला फाइटर पायलट, फाइटर पायलट, पहली महिला फाइटर पायलट कौन थी? तो पहली महिला फाइटर पायलट थी वंदना झा और अंजलि हेमलता, और अंजलि हेमलता। अभी हमने जो ऊपर देखा था ना कि ग्लेशियर जो सियाचिन ग्लेशियर था वो दुनिया की सबसे ऊंची एयरबेस में से एक है, और भारत जो एयर शो होस्ट करता है वो एरो इंडिया एक प्रमुख प्रदर्शक रही है। एरो इंडिया में आईएफ जो है हमेशा प्रमुख प्रदर्शक रही है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। बीएसएफ ने पहली महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन कहाँ शुरू करी है? दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन कहाँ पर शुरू करी है? कहाँ शुरू की है इसने? गुवाहाटी, पुणे, ग्वालियर या जयपुर? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ग्वालियर। ग्वालियर में उसने बीएसएफ ने पहली महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन शुरू करी है। भारत में पहली बार महिला ड्रोन ऑपरेटर्स की नियुक्ति बीएसएफ ने करी है। इसका उद्देश्य क्या है? सीमा सुरक्षा, घुसपैठ को रोकना, नशीली वस्तुओं की तस्करी पर निगरानी रखना। बीएसएफ की अगर स्थापना की बात करें ना तो बीएसएफ की स्थापना हुई है 1965 के वॉर के बाद में। जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके बाद में बीएसएफ की स्थापना की गई है। बीएसएफ है इसको इंडियाज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। इंडियाज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7 है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 किस राज्य में होंगे? गुजरात, ऑप्शन बी आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ होने वाले हैं? राजस्थान के अंदर। ठीक है, हम ये देखें कि जो खेलो इंडिया योजना है, खेलो इंडिया योजना, इसका शुभारंभ कब हुआ था? खेलो इंडिया योजना ये कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 2018 के अंदर। ये 2025 में जो होगी उसका शुभंकर क्या है? शुभंकर इसमें खम्मा और गणी, खम्मा गणिसा राजस्थानी अभिवादन है। ये एक राजस्थानी अभिवादन, खम्मा गणिसा। राजस्थान के बारे में अगर देखें तो राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है।
है ना? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। अगर हम देखें, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। इसकी राजधानी क्या है? राजधानी क्या है? राजधानी है इनकी जयपुर। जयपुर को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। पिंक सिटी, पिंक सिटी, गुलाबी शहर। हम इसकी सीमाएं देखें तो सीमाएं में उत्तर में इसके पंजाब हरियाणा है, पूर्व में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश है, दक्षिण में गुजरात है, पश्चिम में पाकिस्तान है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी इसकी बनती है पाकिस्तान के साथ। इसमें भौगोलिक विशेषता में देखें तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान राजस्थान में पाया जाता है। यहाँ पे प्रमुख नदियों में देखें तो नदियों में चंबल है, बनास है, माही है, लूणी नदियाँ हैं। इसमें भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला, उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है सिरोही में है, 1722 मीटर ऊंची है। ठीक है, वो भी राजस्थान में ही पाई जाती है। राजस्थान की अगर विधानसभाओं की सीटों के बारे में बात करें, विधानसभा सीटें, विधानसभा की सीटें कितनी है? इसमें विधानसभा की 200 सीटें हैं और यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। ठीक है, इसमें विधान परिषद नहीं पाया जाता, विधान परिषद नहीं पाया जाता है। लोकसभा के लिए यहाँ पे टोटल 25 सीट है और राज्यसभा की यहाँ पर 10 सीटें हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे जयपुर में अगर प्रमुख स्थलों की बात करें तो हवा महल हो गया, सिटी पैलेस हो गया, जंतर मंतर हो गए, ये इसके प्रमुख स्थल है। जयपुर में हवा महल हो गया, आमेर किला हो गया, उदयपुर में देखें तो सिटी पैलेस, झीलों का शहर है, जोधपुर में देखें मेहरानगढ़, उम्मेद भवन पैलेस, बीकानेर में जूनागढ़ फोर्ट, करणी माता मंदिर, जैसलमेर में सोनार किला, थार रेगिस्तान सफारी, रणथंबोर नेशनल पार्क भी है, रणथंबोर सवाई माधोपुर, सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट जैसे यहाँ पे प्रमुख शैक्षणिक संस्थान भी है। ठीक है, यहाँ पे लोक नृत्य की अगर बात करें तो इनका प्रमुख लोक नृत्य घूमर, कालबेलिया, भवई, तेरह ताली, चरी नृत्य, गेटिया। लोक संगीतों में मेवाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी गीत, मंगनी गीत जो कि विवाह के समय गाए जाते हैं, लावणी, पधारो मारे देश। ठीक है, का मेला अजमेर में लगता है, अक्टूबर नवंबर में लगता है पुष्कर में। यहाँ पे क्या ना कि ऊँट का मेला है, यहाँ पे ऊँटों का खरीद फरोख्त होती है यहाँ पे। माउंट आबू में शरद मेला लगता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तीज, गणगौर, दीपावली, दशहरा, नागौर ऊँट मेला जनवरी फरवरी में लगता है, बीकानेर कंकाल मेला जनवरी में लगता है। यहाँ के पहनावे की अगर बात करें तो पुरुष धोता कुर्ती पगड़ी, महिलाएं जो घाघरा चोली ओढ़नी रंग बिरंगे ब्लॉक प्रिंट पहनते हैं। लोक परंपराओं में वीर गाथाएं लोक कथाएं चलती हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। ये राजस्थान के बारे में एक थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण था कि अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। दृष्टि एआई पर आधारित फ्रेट वैगन लॉकिंग सिस्टम किसने विकसित किया है? डीआरडीओ, इसरो, नीति आयोग या भारतीय रेलवे, किसने किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे आपका सही आंसर होने वाला है। जो दृष्टि है इसका मतलब क्या होता है?
इसका फुल फॉर्म है DRISHTI। ये है डायनामिक डाइन इंटेलिजेंट सिस्टम, इंटेलिजेंट सिस्टम फॉर हाईटेक, इंटेलिजेंट सिस्टम फॉर हाईटेक इंस्पेक्शन। ठीक है, हाईटेक इंस्पेक्शन। एआई आधारित सुरक्षा प्रणाली है जो मालगाड़ियों में चोरी और अनाधिकृत ओपनिंग को ये रोकती है। भारतीय रेलवे दुनिया का फोर्थ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। फोर्थ सबसे बड़ा नेटवर्क है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है भारतीय रेलवे। अगर हम भारतीय रेलवे की शुरुआत के बारे में बात करते हैं तो पहली ट्रेन कब चली थी? पहली ट्रेन, ये सवाल आया हुआ है, बहुत बार आया, और एक बार तो मैं खुद भी एग्जाम दे रहा था, उस शिफ्ट में पूछा गया था कि भारतीय रेल जो सबसे पहली ट्रेन चली थी वो कितने किलोमीटर चली थी। तो उसने ये नहीं पूछा कब चली थी, कहाँ से कहाँ चली थी, किसके बीच में चली थी, ये सब नहीं पूछा। उसने पूछा कितने किलोमीटर चली थी। तो हम देखते हैं पहली जो ट्रेन चली थी वो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। मुंबई मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। कब चली थी? ये चली थी 16 अप्रैल 1853 में। ये लगभग 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है, एक आध ऊपर नीचे होगा वो ऑप्शन, 34 अगर नहीं है तो उसको दे दीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम, सवाल नंबर 9। डब्ल्यू एच ओ टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार, डब्ल्यू एच ओ की टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में टीबी में पिछले दशक में कितनी कमी आई है? मतलब कि टीबी के मरीजों में कितने परसेंट की कमी दर्ज की गई है? 10% की कमी, ऑप्शन बी 15% की, ऑप्शन सी 21% की, ऑप्शन डी 30% की। तो इसका सही आंसर होगा 21% की। पिछले दशक में भारत में 21% की कमी दर्ज की गई है डब्ल्यू एच ओ की रिपोर्ट के अनुसार। और भारत का लक्ष्य क्या था? भारत का लक्ष्य था कि 2025 तक टीबी से मुक्त होना था। भारत का लक्ष्य 2025 तक टीबी मुक्त होना था। और डब्ल्यू एच ओ का वैश्विक टीबी उन्मूलन लक्ष्य क्या था? डब्ल्यू एच ओ का वैश्विक 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 टीबी उन्मूलन लक्ष्य क्या था? 2030। डब्ल्यू एच ओ का लक्ष्य था कि 2030 तक विश्व के अंदर जितने भी टीबी के मरीज हैं उनको पूरी तरीके से ठीक करना। ठीक है, ये उसका लक्ष्य है। डब्ल्यू एच ओ के बारे में देखिए तो डब्ल्यू एच ओ का मुख्यालय कहाँ पे है? डब्ल्यू एच ओ, इसकी स्थापना देख लेते हैं। स्थापना हुई थी इसकी 1948 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा के अंदर। ठीक है, भारत में जो टीवी का कार्यक्रम चल रहा है उसको क्या बोलते हैं? टीवी कार्यक्रम नेशनल टीवी नेशनल टीवी एलिमिनेशन प्रोग्राम। नेशनल टीवी एलिमिनेशन प्रोग्राम, इसको NTEP संक्षिप्त में बोलते हैं, NTEP। अगला सवाल है, सवाल नंबर 10। शाश्वत खेती समृद्ध शेतकरी किस राज्य का नया कृषि नारा है? तमिलनाडु ऑप्शन ए, गुजरात ऑप्शन बी, महाराष्ट्र ऑप्शन सी, कर्नाटक ऑप्शन डी। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। शाश्वत खेती समृद्ध शेतकरी, ये महाराष्ट्र का नया कृषि नारा है। इसका अर्थ होता है सतत खेती समृद्ध किसान। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है समृद्ध सतत खेती समृद्ध सतत खेती समृद्ध किसान। सतत खेती समृद्ध किसान।
तो महाराष्ट्र में जो कृषि विश्वविद्यालय है, महाराष्ट्र महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? यह है पंढरपुर में। पंढरपुर पंढरपुर के नाम से आपको एक वहाँ का प्रसिद्ध मंदिर वो भी दिखाई देते हैं, वो है विठोबा मंदिर। पंढरपुर में है विठोबा मंदिर। विठोबा मंदिर, इसको पंढरपुर का पांडुरंग भी कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11। 11वां मूल तत्व विश्व पुरस्कार 2024 किसे मिला? ये मूल तत्व है, मूल तत्व विश्व पुरस्कार। 11वां मूल तत्व विश्व पुरस्कार 2024 किसे मिला? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेले फाउंडेशन, ग्रीन पीस इंडिया या अमूल? तो ये मिला है नेले फाउंडेशन को। किसको मिला है? नेले फाउंडेशन को। नेले फाउंडेशन बेंगलुरु का है, अनाथ और बेघर बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा के लिए समर्पित है। मूल तत्व जो है, मूल तत्व का अर्थ होता है प्रकृति या मानवता के मूल सिद्धांत। ठीक है, मूल तत्व, मूल तत्व से अभिप्राय है प्रकृति या मानवता के मूल सिद्धांत। तो ये 11वां मूल तत्व विश्व पुरस्कार 2024 है, ये किसको मिला? नेले फाउंडेशन को। नेले फाउंडेशन बेंगलुरु। तो ये क्या करता था? ये अनाथ तथा बेघर बच्चों की, अनाथ तथा बेघर बच्चों की सुरक्षा एवं शिक्षा को समर्पित था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 12। पानी के नीचे दुनिया की सबसे गहरी रिसर्च लैब कौन सा देश बनाएगा? ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी यूएई। इसका सही आंसर होगा भारत। भारत दुनिया की सबसे गहरी रिसर्च लैब बनाएगा। इस किस परियोजना के तहत बना रहा है? परियोजना का नाम है डीप सी मिशन। डीप डीप ओशन डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन है, उसके तहत दुनिया की सबसे गहरी रिसर्च लैब बना रहा है भारत। किस मंत्रालय के अंतर्गत बना रहा है? किस मंत्रालय के अंतर्गत आ रही है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इसका उद्देश्य क्या है? गहरे समुद्री खनन, समुद्री जैव विविधता और पनडुब्बी तकनीक है, इसके बारे में रिसर्च करने के लिए भारत की सबमर्सिबल जो है उसका नाम है मत्स्य 6000। ये माना जा रहा है कि इससे जो ब्लू इकोनॉमी है, भारत की ब्लू इकोनॉमी है, वो मजबूत होगी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 13। संगठित अपराध के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को, ऑप्शन बी 15 नवंबर, ऑप्शन सी 20 नवंबर, ऑप्शन डी 30 नवंबर को। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका 15 नवंबर। संगठित अपराध के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य है मानव तस्करी, ड्रग्स तस्करी, हथियारों की तस्करी, इन सब को रोकना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना। उद्देश्य, इसका उद्देश्य है मानव तस्करी, उद्देश्य है मानव तस्करी, ड्रग तस्करी, हथियारों की तस्करी को, तस्करी को रोकना एवं अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना।
ठीक है? तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।